मोदी जी की भी पास्ट लाइफ देखी हाँ, थी। राइट। उन्होंने शायद बहुत साधना करी अपनी यस, पास्ट यस, लाइफ में। राइट। देन इस जन्म में एक पॉलिटिकल लीडर जहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स है, हाँ, ये क्यों इंसान चूज़ करेगा? सर, तो जैसे कहते हैं ना कि मर्डर्स भी डेस्टाइन्ड है। हाँ, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का हाँ, अगर केस लें, अगर उनका मर्डर हुआ या हाँ, किसी और के साथ भी कुछ गलत हुआ, हाँ, ये अगर डेस्टाइन था, तो हाँ। जिन्होंने करा उनका फिर से गलत कर्म भी तो हुआ। ये जो मर्डर हुआ सुशांत का, वो पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो इमोशनल मूवमेंट था। जैसे अभी कसब मर गया, उसको फांसी दे दी है। लेकिन आज भी 26/11 की लोग पिक्चर देखते हैं तो उसको कोसते हैं। आज भी धुरंधर देखा तो उसको कोसा उन्होंने। वो तो लूप साइकिल में है कि नहीं? बट सर, फिर जैसे सुशांत थे, तो वो हर जन्म में टारगेट होंगे। हम देखते हैं बचपन से बहुत अलग-अलग गॉड्स को हमें इंट्रोड्यूस किया। मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती थी कि अगर इन भगवान की पूजा करी हाँ, वो नाराज हो हाँ, जाएंगे। हाँ, एंड फिर ऐसा लगता था कि कर्म क्या, हम हाँ। पूजा करते हैं, राइट, बट राइट। हमारी नियत दूसरों के प्रति। हाँ। मैं जब तक फ़ील नहीं करूँगा, मुझे उसमें भगवान दिखेंगे ही नहीं। और मैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ, कल रास्ते पे थी, आज इसको मंदिर में रख लिया। तो मैं उस दृष्टि से देखूँगा, तो मुझे तो वो कभी फ़ीलिंग आएगी नहीं ना। तो खुद तो मर गया, अपनी फैमिली के सारे सदस्य को लेके मार दिया। मतलब पहले तो एक सिंगुलर लेसन था कर्ज़, अब कर्म चढ़ गया कर्ज़ के साथ फैमिली का। तो उनके साथ ही उसको वापस आना पड़ेगा बिकॉज़ उसने उनकी लाइफ़ को भी इनकम्प्लीट रखा। अगर आप कर्म के साथ भगवान को याद करते हैं, हाँ। तो कुछ मिरेकल पावर आपको हाँ, मिलती हाँ। है। कर्म क्या है? 2 चीज़ है कर्म। एक होता है अज्ञानता कि मैंने ज्ञान नहीं लिया, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा ये लोग अज्ञानी हैं, तो ये ऐसे कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को कहा तुम ज्ञानी हो, तो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। एक होता है कि ज्ञान के बाद इंसान के पास, जैसे रावण के पास था, ज्ञान बहुत था, ज़्यादा था। इज़ इट राइट? तो वो भी कर्म है। तो आपने देखा कि युद्ध के बाद कृष्ण भगवान खुद भी 12 ज्योतिर्लिंग पे साथ में गए, ये बताने के लिए कि मैं भी फॉरगिवनेस कर रहा हूँ। जैसे कर्म की हाँ। बात करें, हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हाँ, तो क्या ये कर्म पिछले जन्म का है या हाँ। इस जन्म का भी क्रिएशन हो सकता है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो मैरिजेस भी क्या डिस्टाइन्ड होते हैं? मैरिजेस डिस्टाइन नहीं होते, मैरिजेस के डिस्टाइन होते। दिल में बहुत सारे शुक्राने के साथ आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जो दिल को सुकून दे, ऐसी कुछ बातें करते हैं जो हर मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखाएं। उन गुरुओं का दिल से नमन करते हैं। आइए उनके विजडम और गाइडेंस से अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। वेलकम टू द हैप्पीनेस विद मानसी शो, वेयर हैप्पीनेस फाइंड्स अ वॉइस। आज के जो हमारे गेस्ट है, उनका प्रेजेंस ही हीलिंग है। I have been looking forward to a podcast like this because जब भी मैं spiritual books पढ़ती थी या podcast देखती थी जहाँ topics रहते थे related to reincarnation, karma, past lives, I always had some questions. I think आज वो space है जहाँ पर we can reflect those answers and I can surrender it to God and let the conversation flow. So, without wasting any time, let's welcome Dr. Uday Shah, a medical doctor who has done his PhD in aura research and is a spiritual scientist. Super excited to welcome Dr. Uday Shah to the Happiness with Mansi show. Namaste, sir. Welcome to the Happiness with Mansi show. We are truly very honored to have you Thank on the show with us today. एक ड्रीम था to have someone like you, someone so pure like you, So एक sweet. spiritual guru. Thank you. हमेशा से बहुत questions रहे हाँ, जब भी spirituality पर बात करते थे, राइट, राइट, but आज वो एक space है जहाँ पर हाँ, हम reflect कर सकते हैं. राइट। I'm in total surrender So और नाइस। पूरा completely it's on God and let Him do the या, magic. दैट्स राइट। Sir, we'd love to know about your journey हाँ, from being a doctor हाँ। to a spiritual healer. वैसे मैंने पहले भी काफ़ी टॉक्स में और पॉडकास्ट में मैंने कहा कि मैंने 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की, 95 से 98 तक रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे आपको पता है कि अगर हम थोड़ा लॉजिक यूज़ करें,
तो समझ में आता है मेडिकल प्रैक्टिस इनकम्प्लीट है। अदरवाइज इतने पेशेंट सफर नहीं करते, इतने लोग बीमारियों से उलझते नहीं, मरते नहीं। और इतने रिसर्च करने के बाद भी मुझे नहीं लगता अब तक लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को सोल लेवल पे समझे। मतलब जब हम मेडिकल प्रैक्टिस करते थे, तो हम कहते कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको एंजाइटी है, इसको डिप्रेशन है। लेकिन कभी भी हमने उसके इमोशनल एस्पेक्ट को नहीं समझा, कभी सोल एस्पेक्ट को नहीं समझा। तो फॉर्च्यूनेटली मैंने बहुत जल्दी इसको एक्नॉलेज किया और उस वजह से मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया। सर जैसे कर्म की हाँ, बात करें, हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हाँ, तो क्या ये कर्म पिछले जन्म का है या हाँ, इस जन्म का भी क्रिएशन हो सकता है? दोनों हो सकता है बिकॉज़ क्या है ना, उसमें देखो 2 पॉसिबिलिटी क्या है, आपको अगर जानना है तो, कि अगर मेरे कर्म पिछले जन्म के हैं, तो वो जब हमारे साथ है, वो भी सफ़र करेगा। और हमारे कर्म अगर पिछले जन्म के नहीं हैं और हमें कोई टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो परेशान नहीं होगा बिकॉज़ वो एज़ अ टीचर एक एग्ज़ामिनेशन ले रहा है। उसका कोई कर्म नहीं है हमारे साथ। सर तो जैसे कहते हैं ना कि मर्डर्स भी डिस्टाइन्ड है। हाँ, हाँ। सुशांत सिंह राजपूत का तो हाँ, केस लें तो जो डायरेक्टर थे, बॉलीवुड हाँ, एक्टर थे, जो भी थे, हाँ, अगर उनका मर्डर हुआ या हाँ, किसी और के साथ भी कुछ गलत हुआ, हाँ, ये अगर डेस्टाइन था तो हाँ। जिन्होंने करा उनका फिर से गलत कर्म भी तो हुआ। हुआ ना बिकॉज़ क्या है ना, आप अच्छा करो या बुरा करो, आप साइकिल में आ जाते हो। ओके। ये जो मर्डर हुआ सुशांत का, वो पॉलिटिकल मूवमेंट था, हुँ, हुँ, वो इमोशनल मूवमेंट था। हुँ, तो डेफ़िनेटली आज तक भले वो पकड़ा नहीं गया, हुँ। लेकिन जितने लोग कोसते हैं, वो वाइब्रेशंस तो जाती होगी कि नहीं उनको? बट सर हर जन्म में ये साइकिल रिपीट होगी। ये रिपीट होगा। ये रिपीट क्यों होगा? जब तक वो बंदा उन सारी मास ऑफ द पॉपुलेशन से फॉरगिवनेस नहीं करेगा। और जब तक उसको ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता कि कितने लोग मुझे ताने दे रहे हैं, कितने लोग मुझे कर्ज़ कर रहे हैं। जैसे अभी कसब मर गया, हुँ, उसको फांसी दे दी है। लेकिन आज भी 26/11 की लोग पिक्चर देखते हैं तो उसको कोसते हैं। आज भी धुरंधर देखा तो उसको कोसा उन्होंने। इज़ इट राइट? अब वो बंदा अगर जब तक सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं करेगा या उन लोगों से फॉरगिवनेस सीक नहीं करेगा, वो तो लूप साइकिल में है कि नहीं? बट सर फिर जैसे सुशांत थे, तो वो हर जन्म में टारगेट होंगे? हो नहीं होंगे। वो माध्यम थे। वो ओके, तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ओ क्योंकि क्या है ना, उन उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इस चीज़ का रोल मॉडल बनना चाहिए। हुँ, ऐसे जो हायर सोल्स होते हैं ना, जिसको जैसे हम कहते हैं इसने लाइव समाधि ली। अब जो आदमी लाइव समाधि लेता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे वापस आके पंडित गुरु बनना है। हुँ। वो तो विलुप्त हो गया, वो तो इवेपोरेट हो गया। तो सुशांत भी इवेपोरेट हो गए। वो चेतना बन गए, वो लाइट बन गए, वो इतने लोगों के लिए एक मसीहा बन गए। तो वो तो वापस कभी आएँगे ही नहीं, उनको आने की ज़रूरत क्या है? पर जो एंड मोमेंट में थॉट्स थे, फ़ियर, डर। वो कुछ भी नहीं था उनका, वो कुछ भी नहीं था। ही वाज़ डेस्टाइन्ड बिकॉज़ वो एक मून की कॉन्शियसनेस थे और उनको मून की कॉन्शियस में जा लेकिन ऐसा होता है ना, देखो ना, हम कहते हैं ना कुदरत खुद पे नहीं लेती, हुँ, किसी को निमित्त बनाती है, अच्छे के ओह! लिए, बुरे के लिए भी। इज़ इट दैट? अब उनका एग्ज़िट तो होना ही था बिकॉज़ जो क्रिएटिविटी उनके अंदर थी, वो मून की थी हुँ, और वो क्रिएटिविटी इतनी हाई पोटेंशियल थी कि उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे लोग। क्योंकि जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिकली चल रहे हैं और उसके पास इतनी मैग्नेटिक एनर्जी थी, तो उसको कहाँ से लोग बर्दाश्त कर पाएँगे? सेम दिव्या भारती के साथ थी। इज़ इट राइट? ना उसके घरवाले उसको टॉलरेट कर पाए, तो ना लोग उसको सोसाइटी कर पाई। तो ये जो हाई पोटेंशियल सोल होते हैं ना, इनको लोग ज़्यादा बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। या तो ये बीमारियों से मरते हैं और या तो ये इसी तरह से या एक्सीडेंट से मरते हैं या तो ये मर्डर होता है इन लोग का। बिकॉज़ इनका एग्ज़िट होना बहुत ज़रूरी है और इनकी शॉर्ट लाइफ़ डेस्टाइन होती है और ये कोई इनकी प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। ऐसा होता है। सर आपने शायद मोदी जी की भी पास्ट लाइफ देखी हाँ, थी। राइट। उन्होंने शायद बहुत साधना करी अपनी यस, पास्ट यस, लाइफ में। राइट। देन इस जन्म में एक पॉलिटिकल लीडर जहाँ पर इतनी पॉलिटिक्स है, हाँ। ये क्यों इंसान चूज़ करेगा? नहीं, ये कैसा है ना, आपको एक मैं सिंपल फ़ॉर्मूला समझाता हूँ कि सपोज़ आप एमबीए हो, है ना? और आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्कूल में जा रहा है। बच्चे को कितना भी स्कूल में अच्छा पढ़ाए, आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता।
इसका मतलब ये नहीं कि आप डिटोरिएट हो गए, आप नीचे आ गए, ऐसा नहीं होता। आदमी जितनी ऊंची चेतना वाला रहता है और छोटा काम करता है, तो वो अच्छे से करता है। ये आप देखना, मतलब किसी बड़े आदमी को अगर आपने एक छोटा काम दे दिया और उस बंदे ने दिल से किया, तो वो ऐसा करेगा कि पहले किसी ने ऐसा किया ही नहीं था। दैट इज द मेन थिंग। ये लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है ये नीचा क्यों आया। तो इंसान नीचे ही नहीं आ रहा है, ग्राउंडिंग ही नहीं कर रहा है। उसका ईगो, उसका जो टैग, उसको कभी नीचे का काम करने ही नहीं देता। और यही फॉरेन में सिखाते हैं कि मंडे से फ्राइडे ऊंचा काम करो, सैटरडे संडे घर का काम करो, ग्राउंडिंग करो, तो वापस आप मंडे को ऊंचा काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये एक साइकिल है उधर की। लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं। सैटरडे संडे को लोग नवाब बन के बैठ जाते और नौकर चाकर को कमांड करते। तो वो जो ईगो फैक्टर है ना, वो कभी नीचे आता ही नहीं उनका। मंडे से लेके सैटरडे ऑल 7 डेज वो टॉप लेवल पे ही रहता है। तो मोदी जी ने डिसाइड किया कि मैं पिछली लाइफ में मैंने जितनी भी हायर साधनाएं की, कॉन्शियसनेस, योग साधना जो भी मैंने की, इस लाइफ में मैं नीचे आके ना इन सारे लोगों को अपलिफ्ट करने आ जाऊंगा। तो किसी एक को तो नीचे आना ही पड़ता है ना। सभी लोग अगर उस लेवल पे रहेंगे तो कैसे आएगा। जैसे अभी ये विजय आ गए, साउथ के जो एक्टर हैं, अब वो इतने हाई पोस्ट पे होने के बाद पॉलिटिक्स में आ गए। तो डेफिनेटली अब ये जो सफाइयां करेंगी तो कुछ अलग ही करेंगे। दिस इज राइट। लेकिन उसके लिए क्या है, वो इंटेंशन लेके जो आप गए हो ना, वो इंटेंशन बरकरार रखना पड़ता है। उसको उसको पॉल्यूट कर दिया तो वापस एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो, मतलब वो कहते हैं ना, सफाई नहीं होगी, फिर तो सिर्फ एक कमाई होगी। ऐसा होता है। सिर्फ अधिकतर लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि जो हम्म। जितनी मैच्योर सोल है वो अपने हाँ लिए उतनी टफर लाइफ चूज हाँ, करती है राइट राइट, ताकि जल्दी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके। एग्जैक्टली, यस और यस, जैसे आपने कल के टॉक में मेंशन किया कि हाँ, आपकी लाइफ हमेशा से अच्छी रही है राइट राइट, और मेरी भी। तो मुझे यस। अधिकतर ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम इतने मैच्योर सोल नहीं है या आने वाला जन्म हमारे लिए मुश्किल होगा? नहीं नहीं, हम लोग कैसा है ना, हम लोग समझदारी से जिंदगी जी रहे, तो हमारे अंदर डर नहीं है, डाउट नहीं है, तो हम आराम से जिंदगी जी रहे हैं। हमें पता है ये चैलेंजेस आएंगे तो भी क्या फर्क है। जैसे अभी मैं काफी बार एयरपोर्ट पे जाता हूँ और अचानक अनाउंस होता है कि 6 घंटे फ्लाइट लेट है, 8 घंटे लेट है, या पूरी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। मैं बोला कोई बात नहीं, चलो जब पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। तो वो पेशेंस है हमारे अंदर। लोगों को लगता है इतना करने के बाद देखो मेरी तो और लाइफ मैस हो गई, इससे तो मैं ट्रेन में चला जाता, फ्लाइट में ही नहीं जाता। तो लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम तो मैं जाऊँगा ही नहीं, ऐसा है। लेकिन हमारा क्या होता है, चलो आज लेट हुई ना, हो सकता है आज खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भगवान ने सिचुएशन क्रिएट की, चलो खुद के साथ बैठ जाते करके, जल्दी पहुँचते तो लोग हमें मिल लेते, तो सेल्फ टाइम्स कम हो जाता। तो आप देखिए ना, हम अगर हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूँढते हैं, तो परेशानी है ही कहाँ? दैट्स द मेन थिंग। सर आपने बिल्कुल सही कहा। आई हाँ, थिंक आपका अप्रोच लाइफ को लेकर इतना एग्ज़ैक्टली, पॉजिटिव है। ऐसा नहीं एग्ज़ैक्टली, कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, एग्ज़ैक्टली। बट आपने उनको इतना ब्यूटीफुली टैकल किया कि हाँ। आपके लिए वो इजी हो गई। ईज़ी हो गया। जैसे अभी हम काफ़ी पिक्चर भी देखते हैं ना, मैं टीम मेंबर्स को कभी-कभी लेके जाता हूँ मूवीज़ देखने के लिए। तो ऐसे में हम कभी सपोज़ डर्टी मूवी देखने के लिए भी गए थे, विद्या बालन की। तो जो लोग सीटी बजा रहे थे, लोग गालियाँ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब एन्जॉय उस अलग तरीके से। हम लोग जो टीम मेंबर्स थे, हम जो स्पिरिचुअल थे, हम पिक्चर छूटने के बाद ना हम लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे थे, कि किस तरह से उस जो कैरेक्टर थी, स्मिता थी, उसको कैसे कर्म ने बाद में पनिश किया, एक क्विक सक्सेस के लिए उसने कैसे-कैसे मतलब आउट ऑफ ट्रैक गई थी करके, और बाद में जब उसकी एनर्जी डाउनफॉल हुई तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया और इतना डिटोरिएशन हो गया। तो ये बातें हमें उस वल्गैरिटी को देख के कोई लेना-देना नहीं था। हमें था कि एक ओवरऑल वर्ल्ड व्यू क्या है? आपको सीख क्या मिल रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज़ इससे क्या होता है, आप खुद को भी द नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो। और मास ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, यार ये सीन बहुत बढ़िया लगा, चलो दूसरी बार जाएँगे ये सीन के लिए। मतलब उनका एक बॉडी कॉन्शियस नज़रिया होता है और उनका एक प्लेज़र का एक रवैया होता है। उनको हैप्पीनेस, पीस से कोई लेना-देना नहीं, कि उसको कोई आत्मा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का नहीं होता है। तो मैक्सिमम आज अगर आप देखोगे, यंग जनरेशन, मास पॉपुलेशन, ये लोग बड़ी सैलरी के पीछे जाते हैं, बड़े ईएमआईज़ पे करते हैं, बड़े कमिटमेंट्स लेते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते।
और उसी वजह से फिर वो लड़खड़ाने लगते हैं। फिर इनको गलत लोगों के साथ हाथ मिला के रहना पड़ता है, क्योंकि वो मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो रात देखो, जिसको हम कहते हैं ना राहु काल, सुबह का होता है। तो उस राहु काल में जो स्पिरिचुअल काल होता है, वहां तो वो शराब के नशे में दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन की जो संघर्ष है, जो मेहनत है, वो दिल से नहीं की, दिमाग और शरीर से की गई। तो कितने थके पड़े रहते। फिर इनको स्टिमुलेशंस चाहिए, किक चाहिए, कुछ केमिकल्स चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, इनकी एक लूप साइकिल बन जाती है कि कैसे भी करके सप्रेस करो इमोशंस को, काम करो, रात को आके केमिकल्स लो और प्लेजर लो, और नेक्स्ट डे वापस उसी प्लेजर के साथ काम पे लग जाओ। तो आपको नहीं लगता धीरे-धीरे हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटीज़ बढ़ रही है, ब्रेकअप्स बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप, डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इवन फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी ज़्यादा हो रहे हैं, नर्वस ब्रेकडाउन भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो युद्ध या मास हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। धर्म तो छोड़ दिया, लेकिन आध्यात्मिक नहीं रहे, कहीं बीच में ही फँस गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि कहीं न कहीं बीच का रास्ता क्या है? सेल्फ रास्ता। जो आप पूछ रहे हैं ना कि लाइफ मेस तो नहीं होती है, मेस होती है जब आप ये क्राउड छोड़ते हो। जैसे राजेश खन्ना ने क्राउड छोड़ दिया, तो वो एकदम अल्कोहलिक हो गया। इज़ इट राइट? मधुबाला, मीना कुमारी, जितने भी पहले के एक्टर एक्ट्रेसेस थे, जब इनको क्राउड नहीं मिलता है, आज आप गोविंदा को देखते हो, कैसी ये लाइफ तड़पड़ा रहे, जैसे मछली को पानी में से कैसे निकालते हैं। मतलब एक पुरानी रेपुटेशंस को रीबिल्ड करने की कोशिश करते, लेकिन क्यों करना है? अब और किसी का सक्सेस का टाइम आया है, तो हैंडओवर कर दो। हम ऐसे ही तो हमेशा नहीं रह सकते, इट्स अ वेव ऑफ लाइफ। और इस वेव को अगर समझ के युद्ध चलता है या ये मास पॉपुलेशन चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि डाउनफॉल को कोई बुरा लेगा। समझेगा चलो अब मेरे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का आ गया। मतलब ऋतिक रोशन को भी मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने उनकी ट्रीटमेंट की थी जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं थे। तो तभी भी मैं उनको पर्सनली जब मिला था 98 में, मैं देखा ये बंदा बहुत मैच्योर्ड है। ये जब फ़िल्म लाइन में भी आया तो उसने ऐसी कोई गलत फ़िल्मों को नहीं किया कि चलो कैसे भी नाम हो रहा है ना, पैसे तो मिल रहे हैं ना, ऐसा नहीं किया। जब इसका डिवोर्स भी हो गया ना, तो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप से वो डिवोर्स हो गया। उसको 200 करोड़ रुपए देने में उसको बिल्कुल झिझक नहीं हुई। बिकॉज़ उसको अपने आप को ना हेल्दी रखने की ना एक आदत सी पड़ गई, जैसे अक्षय कुमार को है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग भी सक्सेस की लेवल पे हैं, लेकिन इनके डाउनफॉल को वो अनसक्सेसफुल नहीं मानते। ये सोचते हैं ये डाउनफॉल मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का, ये उसको भी सक्सेस मानते हैं। लर्निंग दैट्स अ एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस। बट आजकल न्यू जनरेशन बहुत क्विक सक्सेस के क्योंकि पीछे है कॉम्पिटिशन में है ना, और कुछ नहीं, उसमें उनकी और गलती इसलिए वो नहीं है। कॉन्शियसली सोच ही नहीं रहे कि क्या गलत है क्योंकि क्या हमने सही है। कैसा है ना, जो 5-7 साल के बच्चे स्कूल में जाते थे, अभी 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो, तो पहले से लेफ्ट ब्रेन से ही वो रहा। राइट जो उसका इमोशनल ब्रेन है, वो तो खत्म ही हो गया। तो भाव ही खत्म हो गए। मतलब बच्चा पहले से ही लॉजिकल अगर हो जाएगा, तो उसको समझ में कैसे आएगा कि भई मुझे शांति से रहना है, अपने भाव से रहना है, अपनी फीलिंग्स के साथ रहना है, ये तो समझेगा ही नहीं कभी वो। ऐसे सर हर सोल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है हर होता ही है, और कुछ पोर्टल्स रहते हैं जहाँ पर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया चेंज जा भी किया सकता जा है। सकता है। राइट, राइट, राइट। राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या फ्री विल से मिलती है कि ये भी ये एक फ्री डिवाइन। विल से ही मिलती है। जब आप कर्म क्लियर कर देते हो ना, तो आप फ्री विल में आ जाते हो। ऐसा है। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक फ्लाइट में आ रहा था ऋषिकेश से, और मैंने कोई सीट सिलेक्शन में पीछे की सीट ले ली करके। तो जैसे मैं वहाँ बैठा था, बाहर वेटिंग रूम में, अचानक मेरा नाम अनाउंस्ड हुआ, तो मुझे लगा शायद मेरे लगेज में कुछ रह गया होगा इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए फ़ोन किया। जैसे मैं गया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला नहीं, आपको हमें ना बिज़नेस प्रीमियम क्लास में फर्स्ट सीट दे रहे हैं। तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने तो ये पीछे वाली सिलेक्ट की। बोले नहीं, आप है ना बोनस में हो, आपका प्लस पॉइंट्स है, आपके इतने नंबर बनते हैं, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी। मतलब मैं कर्म से फ्री विल में आया ना। इज़ इट राइट? अब इतने साल से मैं सिर्फ़ पॉइंट से इकट्ठे कर रहा था, तो मैं कर्म क्लियर कर रहा था। अब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इसके एयर इंडिया के इतने पॉइंट्स हो गए, ये महाराजा के लॉयल्टी में आ गए, तो मुझे डेफ़िनिटली उसकी रॉयल्टी मिल गई। तो इंसान है ना, कभी भी कर्म से फ्री विल में आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो कर्म को काटने के लिए और एक कर्म कर रहा है।
उसको काटने के लिए और एक कर्म कर रहा है, उसको काटने के लिए और एक कर्म कर रहा है। उसकी लूप साइकिल में वो फँसा पड़ा है, ऐसा है। तो कर्म से फ्री विल में इंसान कैसे आता है? पीछे जाने से, सरेंडर करने से, डिटैच्ड होने से, छोड़ने से कि ये मेरा है, ये मुझे इसको छोड़ देना है। वो छोड़ भी नहीं रहा है और नई चीज़ें ले रहा है। आप पुरानी गाड़ी को बेच भी नहीं रहे हो और नई गाड़ी लेके आ रहे हो। तो यही प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। क्लियरेंस नहीं। क्लीयरेंस नहीं है, क्लोज़र नहीं हो रहा है। क्लोज़र कोई नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो मैरिजेस भी क्या डिस्टाइन्ड होते हैं? मैरेजेस डिस्टाइन नहीं होते, मैरेजेस के लेसन्स डिस्टाइन होते हैं। मेरी किनसे शादी होगी, क्या ये चीज़ लिखी है? नहीं, ये चीज़ नहीं लिखी है। मुझे लेसन क्या सीखना है और उस वक़्त कौन तैयार है वो लेसन सिखाने को। ओके। समझ में कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम देने को तैयार हूँ स्कूल कॉलेज में। मुझे ये नहीं पता कौन पेपर सेट करने वाला है। इज़ इट राइट? मतलब वो तो कोई भी करेगा। कोई जो रेगुलर टीचर है वो छुट्टी पे जाएगी तो दूसरी किसी को ऑन कॉल बुला लेंगे, भई ये सेटर नहीं आई, आज आप सेट करो। तो मैरेज का भी लोगों को ये लगता है कि ऊपर आसमान में जोड़ियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं होता है। ऊपर सिर्फ़ लेसन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। इंसान के कॉन्ट्रैक्ट्स कभी नहीं बन सकते बिकॉज़ इंसान कुछ लेवल तक फ्री विल में होता ही होता है। आपने देखा ना कुछ लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप के बाद भी ना सक्सेस नहीं होता, क्योंकि हर बंदा वही लेसन सिखा रहा है, पैटर्न ब्रेक करना। पैटर्न ब्रेक करने का। मतलब तब समझ में आ रहा है कि वो इंसान नहीं आया था मेरी लाइफ़ में, वो लेसन मेरी लाइफ़ में आया था और वो लेसन के लिए कोई भी एक इंसान खड़ा हो जाता है। तो हम ब्लेम इंसान को करते हैं क्योंकि लेसन दिखता नहीं है, इंसान दिखते। तो पूरी दुनिया ब्लेम गेम किसको कर रही है? मुझे बताओ? इंसान ही को तो कर रही है। ये नहीं सोच रहे कि हाँ, मेरा लेसन बाकी था तो ये टीचर नहीं तो ये एग्ज़ाम ले रही है, ये नहीं तो वो दूसरी एग्ज़ाम ले रही है, ये बोर्ड वाले ले रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी वाले ले रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के ले रहे हैं। एग्ज़ाम ही तो ले रहे हैं लोग और वही एग्ज़ाम ले रहे हैं, वही चैप्टर के, वही क्वेश्चन एंड आंसर है। सिर्फ़ किरदार बदल रहे हैं। तो उन किरदारों को ब्लेम करके मैं क्या मिलने वाला है मुझे? सर, तो अगर मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया था, वो नेसेसरली इस जन्म में आकर मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। ऐसा क्या ज़रूरी है? वो उसने माफ़ भी कर दिया होगा। ओके। वो भी उनकी फ्री विल वो है। भी उनकी फ्री विल है, बोलते मैं ओके। नहीं, लेकिन वो लेसन सीखने पड़ेंगे आपको, ओके। ऐसे मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर वो हायर वाइब्रेशन में तो वो शायद लेट गो कर अपनी ज़िंदगी में आगे एग्ज़ैक्टली अभी बढ़ आप देखो सकते ना, हैं। आप बैंक में जब लोन लेने जाते हो, तो मेबी एक मैनेजर होता है जो अल्टीमेट साइन करता है, कि भई ये आपकी लोन सैंक्शन हो गई। हुँ, अब आप देखो जब आप लोन पे नहीं कर रहे हो, तो मैनेजर थोड़ी आ रहा है आपके घर पे, हुँ, कोई वसूली वालों को भेजता है ना, कि भई जा ये इसकी गाड़ी ज़ब्त कर दे, घर ज़ब्त कर दे, इसकी ये कर दे, ऑर्नामेंट्स लेके आ। तो वो तो कोई थर्ड पर्सन ही रहता है, ओके। जिसको तो कोई लेना-देना ही नहीं। इज़ इट राइट? तो मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ग्रंथ में ना ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं की है कि तुम्हारा पार्टनर दुश्मन नहीं है, तुम्हारे बच्चे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे इन-लॉज़ दुश्मन नहीं है, तुम्हारा लेसन दुश्मन है। हुँ, और वो लेसन तो कोई भी सिखाने के लिए कभी भी खड़ा हो जाता है। जैसे हमने एक सिग्नल क्रॉस किया तो कोई भी आरटीओ वाला पकड़ सकता है और नहीं पकड़ेगा तो कहीं फ़ोटो क्लिक कर दिया और वहाँ पे एक चैनल आ गया, एक आपको एक मैसेज आ गया कि आपने ये क्रॉस किया है। तो कौन से इंसान से मेरा कर्म है? वो लेसन सिग्नल से है मेरा। हुँ। वो कर्म सिग्नल से, इंसान से नहीं कि यार ये बंदे ने 2000 ले लिए, मैं तो इसको छोड़ूँगा नहीं। अरे वो तो निमित्त मात्र है, वो नहीं रहता और किसकी ड्यूटी रहती है तो वही करता हूँ। कोई नहीं भी रहता तो ऑटो चेकिंग तो होती है कि नहीं? दैट्स द मीनिंग। मतलब वो तो हमारे जीवन में गुरु समान आए हमें मैं सिखाने के वही लिए। कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सभी लोग गुरु हैं बिकॉज़ जो आदमी बुरा लेसन सिखा भी रहा है, वो भी गुरु है। तो जो टफ एग्ज़ाम सेट कर रहा है, वो ऐसी सेट कर रहा है कि जब आप पास होंगे, तो जब आप कहीं जॉब करोगे तो बोलोगे यार तुम कौन-सी यूनिवर्सिटी से आए? हुँ, तुमको तो इतने अच्छी तरीके से सब पता है। हुँ। तब हमको याद आता है हाँ, वो टफ पेपर नहीं रहता तो शायद मुझे यहाँ एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ऐसा है ना? सर, तो जैसे आपने कहा मैरिजेस डिस्टाइन्ड हैं, ये पेन हाँ, या ये लेसन के लिए। लेसन है। बट अगर हम बीच में डिवोर्स करते हैं, तो वो हाँ, लेसन कुछ अधूरा रह अधूरा ही जाता छोड़ है। देते। तो क्या अगले जन्म में फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा? यही जन्म में होगा ना, अगले जन्म की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं। मैं ओके। तो कहता हूँ ना एक मेरे क्लिनिक में एक लड़की काम करती थी, उसने 4 बार मैरिज की एंड 5th टाइम शी कमिटेड सुसाइड एंड शी डाइड। तो मैं हर बार उसको ये बात समझाता था। वो 24 की एज की थी और उसने शादी करना स्टार्ट की और 33 की एज में उसने सुसाइड किया। और वो कभी इंटरकास्ट मैरिज करती थी, कभी कुछ एज बड़े से करती थी, कभी छोटे एज से करती थी। उसको लगता था मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए वो ठीक है। ठीक उस
को बाद में समझता था कोई नहीं है मेरे लिए, लेकिन तब तक उसके डिप्रेशंस की लेवल्स बढ़ते जा रही थी और वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड एंड शी डाइड, ऐसा है करके। तो नेक्स्ट लाइफ में शी विल हैव टू She had रिपीट to द come सेम repeat the same. Yes, पैटर्न yes, yes. अंटिल शी लर्न्स द Exactly, लेसन। exactly. That's the main. और सर जिनका सुसाइड हो जाता है तो क्या वो सोल्स पेन में रहती हैं? बहुत ही पेन में रहते हैं ना, बिकॉज़ मैंने कहा ना एंड ही खतरनाक था आपका। आप देखो जेल में फांसी भी देते हैं तो भी पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? हुँ, डायरेक्ट फांसी नहीं देते। हुँ, तो सोचो कि जहाँ पे वहाँ इतना एक टॉर्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, उसमें भी तो लास्ट विश पूछ रहे हैं। हुँ। मतलब सोल को एग्ज़िट करने के पहले माइंड पीसफुली जाना चाहिए। तो जो इंसान जैसे मरता है, इसी तरह से उसका रीबर्थ होता है। ये अगर इंसान समझ जाए, तो मरने से पहले काफ़ी क्लियर कर दे वो, ऐसा है। सर तो ऐसे इफ वी आर डेस्टाइन्ड टू लिव लाइफ अप टिल से 68 हाँ, और मैंने अगर सुसाइड करा तो मेरी जो सोल है वो अर्थ प्लेन में उतने इयर्स तक रहेगी? रहेगी बिकॉज़ क्या है, वो जो कार्मिक लेसन है ना, उसकी स्पिरिट रहेगी और उसकी स्पिरिट जिसको हम भूत कहते हैं हुँ, है ना? वो किसी को तो पकड़ेगी, जो सेम लेसन सीखने के लिए वहाँ पे है। ओके। जैसे अगर मैंने एक मैकडॉनल्ड में मैंने कुछ खाना खाया और मैंने गंदा रखा, तो कोई तो आएगा साफ करने के लिए, हुँ, कोई तो आएगा। ऐसे ही डायरेक्ट उस टेबल पे तो नहीं खाएगा, हुँ, समझ में? तो ये स्पिरिट क्या करती है, वो सेम लेसन्स वाले की बॉडी को कैच करती है। वो एंगर का लेसन है, रिवेंज का लेसन है, फ़ियर का है, वो किसी को तो पकड़ेगी, उसके ऑरा में घुस जाएगी और वो अपना काम करेगी, और ऐसा होता है। जिनके ऑरा में वो घुसती है, हाँ, वो उनके लिए डैमेजिंग होता है? बहुत डैमेजिंग होता है ना बिकॉज़ अब उसकी ओरिजिनैलिटी नहीं रही। अब हुँ, किसी का जूठा खाना है, उसके ऊपर ही आप एक अपना खाना रखोगे, तो आपको कैसे वाइब्स आएँगे? तो कैसे इंसान खुद को प्योरेंस प्रोटेक्ट करके करे? ही होगा ना वो तो। ओके। ये जितने भी पूजा-पाठ, कर्म-कांड ये सब जो होते हैं कि भई 13 दिन, 40 दिन ये सब चीज़ें प्रोसीजर होती है, एक्चुअली उस कर्मा को एग्ज़िट करने के लिए होती है। लेकिन वो स्पिरिट भी तो तैयार चाहिए ना। आप इतनी पूजाएँ कर रहे हो लेकिन वो ही तैयार नहीं है, राइट। ऐसा है ना। तो हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि कितना डिफ़िकल्ट और कितना गलत डिसीज़न है सुसाइड लेना, जो आजकल बच्चे एक ईज़ी एस्केप समझते हैं। बिकॉज़ ये उनको लगता है कि चलो रीस्टार्ट करें, लेकिन हुँ, रीस्टार्ट भी तो वैसे ही होगा ना। राइट, उसी पन्ने से उसी होगा। पन्ने से होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ आपको कोई ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि एक आदमी का कर्ज़ कोई बड़ा हो गया था, उसने अपनी वाइफ़ को और छोटी बेटी को भी मार दिया, हुँ, हुँ। ऐसा है। तो आप सोचो ना मतलब खुद तो मर गया, अपनी फैमिली के सारे सदस्य को लेके मार दिया, क्या मतलब था? तो उन्होंने वो कर्मा अपनी फैमिली के लिए भी तो लिख अभी दिया। उस पूरी फैमिली के साथ उसको वापस आना पड़ेगा। ओके। मतलब पहले तो एक सिंगुलर लेसन था कर्ज़, अब कर्म चढ़ गया कर्ज़ के साथ फैमिली का। हुँ, तो उनके साथ ही उसको वापस आना पड़ेगा बिकॉज़ उन उसने उनकी लाइफ़ को भी इनकम्प्लीट रखा। ऐसा होता है ना? सर हम बहुत लोगों को देखते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सफ़र करते हैं, उनके साथ हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस होता हाँ। है, फिज़िकल अब्यूज़ है, मेंटली हुँ, टॉर्चर फ़ील करते हुँ। हैं। तो क्योंकि अब हमको वो लेसन तो सीखना है, सीख रहे हैं। बट सफ़रिंग इतनी बड़ी है कि हुँ, एस्केप भी करना है। हुँ, हुँ। तो उस केस में क्या उन्होंने रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए कि अलग-अलग हो जाना चाहिए? देखो क्या है ना एक साइंस ऑफ ग्रेविटेशन का हमने बचपन से पढ़ा है। इज़ इट राइट? ग्रेविटेशन एक फ़ोर्स होता है। अब आप सोचो कोई एक आपको मेंटल लेवल पे टॉर्चर कर रहा है, मेंटल लेवल पे। आपने उसकी क्लीयरेंस नहीं की, उसको डिक्लटर नहीं किया, उस थॉट को, उस इमोशंस को। ग्रेविटेशनली वो नीचे बॉडी में जाके टॉक्सिक जमा हो जाता है। तो फिर वो फिज़िकल लेवल पे अब्यूज़ होगा कि नहीं? हुँ, और जब तक वो सोमैटिक मेमोरीज़, वो साइकोलॉजी जो ट्रॉमा वाली है, उसको जब तक आप निकालोगे नहीं, तब तक तो वो रिपीट होगा कि नहीं? हुँ, मैंने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में मैंने कहा कि नॉर्थ में कुरुक्षेत्र में अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तो आज भी वहाँ फीमेल्स उस माइंडसेट से है कि यहाँ पे हम महफूज़ नहीं है और सही में उनके साथ ऐसा होता है। अगर वहाँ पे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, तो आज भी वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो जिनकी मेमोरीज़ इतनी डीप डाउन है, उसको जब तक आप स्पिरिचुअली एम्प्टी नहीं करोगे, तब तक तो वो चीज़ें रिपीट होगी कि नहीं? हुँ, क्यों मुंबई में लोग 2-3 बजे घूमते हैं? गुजरात में लोग घूमते हैं,
क्योंकि वहां पे हादसे हुए ही नहीं थे जिनको लोगों ने पकड़े हैं। लेकिन नॉर्थ में ऐसा है कि भाई लोगों ने उस द्रौपदी के एक-एक हादसे को, एक-एक इंसिडेंट को, एक-एक एपिसोड को बहुत माइन्यूटली एब्जॉर्ब करके रखा पड़ा है। तो वो सारे फीमेल्स में डर बैठा हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम है। सर जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं हाँ, और सामने वाला शायद जेलसी फील करता है, हाँ, तो उस समय हमें उनको ब्लेस करना चाहिए? करना ही चाहिए बिकॉज़ सामने वाला आदमी आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। लेकिन अगर आप उसको ब्लेस करोगे और वो कंफर्टेबल हो गया, तो वो क्यों आपको अनकंफर्टेबल करेगा? जैसे मैंने एक पहले ही एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आपने लोन पे कर दी, तो वो गुंडों को क्यों भेजेंगे? हुँ, इज़ इट राइट? तो ये थोड़ा क्या है ना, एक रिवर्स थेरेपी है, जिसको मेडिकल साइंस भी आज तक नहीं समझी है कि सपोज़ हम कहते हैं कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो कहते हैं एंटी बैक्टीरियल दो, हुँ, कैंसर है तो एंटी कैंसर दो। तो ये एंटी वाला नहीं करना है, एंटी वाला फाइट करता है, अपोज़ करता है। हुँ, उसका जब पावर चले जाता है, तो दुश्मन वापस स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नहीं? तो कब तक फाइट करोगे आप? हुँ, बेटर है आप या तो उसको ब्लेस करो, फॉरगिव करो, ये एक तरीका हुआ है। हुँ, दूसरा तरीका है जो बुद्धा, महावीर और जीसस ने अपनाया, गुरु नानक ने अपनाया, उन्होंने खुद को ही शून्य कर दिया। हुँ, फिर उनका कोई अटैक उनको लगा ही नहीं। ना महावीर को किला लगा, ना जीसस को इतने जो लहू-लुहान हो गए थे, खून बह रहे थे, इतनी तारें उनके अंदर डाल दी थी, उनको कुछ लग ही नहीं रहा था बिकॉज़ वो मैं ही नहीं था, तो वो बॉडी भी मैं नहीं हूँ, तो वो पेन भी मेरा नहीं है। तो ये 2 ही थेरेपी है इस दुनिया में, या तो सामने वाले को हील करो, ब्लेस करो, फॉरगिव करो, कॉट कट करो और या तो खुद को ही शून्य कर दो, तो बात खत्म हो गई। कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये बस शरीर और ये नाम नहीं। एग्ज़ैक्टली दैट्स द ओनली वे। तो यही सोल का होता है कि सोल का जो एक लेसन होता है, सीखना है और उसको कंपैशनेटली सीखना है। इसमें 2 फ़र्क है कि नहीं? हुँ, राइट, डील करना है और हील करके डील करना है। इसमें फ़र्क है कि नहीं? हुँ, तो लोगों ने आज तक हीलिंग प्रोसेस को ही नहीं समझा हुँ, और बड़े-बड़े गुरु भी कभी-कभी अगेंस्ट की बात करते हैं कि हीलिंग करनी नहीं चाहिए। हीलिंग में आप दूसरों के कर्म में इंटरफियर कर रहे हो। हुँ, मैं सोचता हूँ इन्होंने अभी तक ऑरा साइंस की पढ़ाई ही नहीं की। इन्होंने क्वांटम साइंस समझा ही नहीं है कि जब आप किसी को फॉरगिव करते हो, हीलिंग करते हो, इसका मतलब आप खुद की इम्यूनिटी तो बढ़ा रहे हो, खुद की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, खुद का ऑरा एक्सपांड कर रहे हो, तो उसमें कहाँ आप किसके कर्म में जा रहे हो? मतलब कोई आदमी ठंडी से जूझ रहा है और मैंने उसको एक कंबल दिया, इसका मतलब मैंने उसकी हीलिंग की। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं, नहीं इसको ठंडी का एक सबक सीखना है, मरने दो इसको ठंडी से। हुँ, तो एक कंबल देना भी तो हीलिंग हुआ, राइट, उसके सर पे हाथ घुमाना भी तो एक हीलिंग हुआ, उसको पानी पिलाना भी एक हीलिंग हुआ, उसके लिए मंत्र चैंट करना भी हीलिंग हुआ, उसको सिम्बल्स डालना भी हीलिंग हुआ। तो ये कर्म कहाँ चढ़ रहा है? और उसका समय आया, तभी आप उस समय पे उसके वहाँ पहुँचे। तो मैं बड़े-बड़े संत गुरुओं को ये जब मैं मिलता हूँ ना पर्सनली उनका ऑरा रिसर्च में, मैं कहता हूँ कि स्वामी जी जब उनका समय आया तब ही हीलर उनको मिल रहा है। तो जब हीलर मिल रहा है, वो कर्म नहीं चला रहा है, हुँ, वो कर्म में इंटरफियर नहीं कर रहा है। मतलब पेशेंट को डॉक्टर कब मिलता है मुझे बताओ? जब ज़रूरत होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अदरवाइज़ तो डॉक्टर पड़े हुए हैं। हुँ, तो यही समझने वाली बात है। लोग मुझे वीडियोज़ भेजते हैं, कहते हैं सर ये बड़े गुरु तो हीलिंग के अगेंस्ट में, ये रिग्रेशन के अगेंस्ट में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अगेंस्ट में। मैंने कहा वो एक स्कूल के गुरु हैं, हुँ, वो एक डिसिप्लिन वाले हैं। वो कहेंगे आज़ादी से मत रहो, लेकिन जो कॉलेज वाले गुरु हैं ये कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। हुँ, वो तो कहेंगे भई आज़ादी से रहो, स्पेस में रहो और लोगों को स्पेस में रखो, तो वो हीलिंग के अगेंस्ट में क्यों होंगे? मैं कहता हूँ नेक्स्ट लाइफ में यही लोग, यही गुरु, यही सिखाएँगे, हीलिंग करो। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को उन्होंने रोका-टोका है ना, इनको फ्री करने के लिए उनको ही आना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है लोन मत पे कर, देखा जाएगा जो करेंगे। तो फिर जो ऐसे बोलते हैं ना, फ्यूचर में उनको भी लोन पे करनी पड़ती है, ऐसा हुँ। होता है। ठीक? सर आपने ये तो बताया कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम हाँ, शून्य में कैसे आएँ? एग्ज़ैक्टली। बट अगर जैसे कोई हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हाँ, हमारी तारीफ़ कर रहा है, हाँ। उस समय भी हमें ग्राउंडेड रहना है, तो हम तब शून्य में कैसे आएँ? उसका एक सिंपल फ़ॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल फ़ॉर्मूला जो
शायद बचपन से मैं फॉलो कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये एक थेरेपी है। इसको बोलते हैं पास इट द क्रेडिट। बचपन से पास इट द क्रेडिट। अब कैसा था ना कि मैं बहुत छोटा था, मेरी मदर जब एक्सपायर हो गई, मैं 12 साल का था। उसके बाद कुछ भी अच्छा होता था ना मेरे लाइफ में, तो मैं मासी को, मामा को, अंकल को, कजिन को बोलता, नहीं तेरे वजह से अच्छा हुआ, तेरे वजह से अच्छा हुआ। वो बोलते, नहीं नहीं पढ़ाई तो तूने की, मार्क्स तो तुझे है। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी के बाद तुमने मुझे संभाला। तो वो पासिंग द क्रेडिट का जो मेरा एक साइकोलॉजी क्रिएट हुआ ना, एंकरिंग हुआ ना, आज कोई मुझे कहता है सर इवेंट जबरदस्त हुआ, पॉडकास्ट जबरदस्त हुआ। मैंने कहा आपने जरूर हीलिंग की होगी, जब भी आपने है ना ब्लेस किया रहेगा, अदरवाइज इतना सुपर हिट होता ही नहीं। दिस इज द फेयर कि आपको ग्राउंडिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है, कोई एक प्रोसीजर। आपको जस्ट क्रेडिट लोगों को देना है, बिकॉज ये टीम वर्क है और ये एक्चुअल फैक्ट है। बिकॉज आपने अकेले में कुछ भी नहीं किया। अगर एक धुरंधर मूवी भी इतनी सुपर हिट हुई, तो कोई एक कैमरामैन, कोई एक स्पॉट बॉय, कोई एक एडिटर, कोई एक म्यूजिशियन, कोई एक राइटर, कितने हजारों लोग थे जिन्होंने उसको उस मुकाम पे पहुंचाया। आप थोड़ी बोल सकते नहीं ये हीरो की वजह से हिट हुआ, अक्षय खन्ना की वजह से हिट हुआ। ऐसा नहीं होता है ये। तो जब ये डायरेक्टर सबको क्रेडिट देगा, तो फिर तो उसको ईगो कभी आएगा ही नहीं। दैट्स द सिंपल सर फर्स्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब भी मैं कभी कॉम्प्लीमेंट सुनती हूँ मैं हाँ, हमेशा बोलती थी कि भगवान करवा रहा सही है, बात है। इट्स हिम। राइट, राइट। एंड आपने आज वो सेम चीज बोली कि यस, इस यस। सेंटेंस में हाँ, हम कभी भी घमंड और गुरूर नहीं करते नहीं हैं करते, सही और बात हम है। ये मानते हैं कि एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि मैंने देखा ना कि जो लोग सपोज़ मेरे अगेंस्ट भी हैं, मैं एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जो लोग मेरा बुरा भी सोचते हैं और नॉर्मली सबका कोई ना कोई तो बुरा सोचता ही है, ये तो आपको भी पता है। आप सोचो ये बुरा सोचने वाले हमारे लिए, ये भी तो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो अटेंशन दे रहे हैं हमें। अगर मैं सोचूँ, ये मेरे लिए एक पावर बैंक है, ये लोग ने एनर्जी मेरे लिए इन्वेस्ट किया, मेरे पे नज़र लगाए बैठे, मेरे पे बुरी नज़र थी, लेकिन नज़र तो लगाए बैठे, तो मैं उसको पॉज़िटिवली लूँगा, तो ये पॉज़िटिव ही हो गया कि नहीं? तो दुनिया में कहीं मुझे कोई ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी की नज़र का मुझे असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में इतने लोगों ने मुझे अटेंशन दिया। चाहे वो मेरा डाउनफॉल ही सोच रहे थे, लेकिन तो भी अटेंशन तो दिया, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? सर मतलब नजर या ब्लैक मैजिक आप हाँ। पर तभी हो सकता है जब आपका ऑरा वीक है। ऑरा वीक है और आपको डाउट है और फियर बहुत है, फियर है। बिकॉज़ लो फ्रीक्वेंसी में आप हो, तो दुनिया की सारी नेगेटिविटी आप में आ जाती है। फिर आपको लगता है नहीं किसने कुछ किया मेरे पे, राइट। ऐसा है ना? बट अगर हम सच में पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टेड है और खुद हाँ, पे विश्वास है, नथिंग कैन टच नथिंग कैन अस। हैपन, क्योंकि मुझे याद है जब 98 में मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस से थोड़ा परेशान था, तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को बोला, "तू परेशान है ना?" मैं बोला, "हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ।" बोलता, "क्यों पता है?" मैंने कहा, "नहीं, मुझे समझ भी नहीं आया मैं परेशान क्यों?" बोलता, "तू देख तेरी साढ़े अभी शुरू हुई, अब तेरे को साढ़े 7 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा।" तो मुझे तो पहले शनि नहीं पता था, साढ़े तो दूर की बात थी। तो मैंने अंकल को पूछा कि इसका क्या उपाय है? बोलते उपाय कुछ नहीं, बस साढ़े 7 साल के बाद तेरा सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला इतने साल मैं कैसे निकल पाऊँगा करके। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूँ, इसको मैं ब्लेसफुल मानता हूँ और मैं इमीडिएटली मैंने 98 में मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस में शायद मैं डिप्रेशन में जाऊँगा या मैं अपने पेशेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा ट्रीटमेंट में। तो बेटर है चलो मैं शिफ्ट ही हो जाता हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड में आ जाता हूँ। तो कम से कम मेरे साढ़े 7 साल तो अच्छे जाएँगे स्पिरिचुअलिटी में। और सही में ऐसे हुआ कि जैसे मैं ये फील्ड में आया, मेरी तो अपलिफ्टमेंट जो स्टार्ट हुई आज तक वैसी है। उसके बीच में वापस बीच में साढ़े आई, 28 साल के बाद वापस आती है आपकी साढ़े। उसमें भी मैं वापस फेमस हो गया जब मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट आया। तो मुझे समझ में आया कि हर टाइम जब आपके फेवर में प्लैनेट्स नहीं होते या कर्म नहीं होता ना, उस टाइम पे आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाओ, प्रोफेशनल कम हो जाओ। ये ज़बरदस्त उपाय है। आपको कोई पंडित-वंडित के पास कुछ क्रिया कराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन में बैठ जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। यही आपके लिए बेस्ट उपाय है करके। और इंटेंट कि जो हो रहा है मेरे लिए वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है, बिकॉज़ अब मुझे एक रिटेन का टाइम आ गया, रेस्टोरेशन का टाइम आ गया। तो मैं उसमें रीगेन करूँगा ना, लॉस थोड़ी करूँगा, है ना?
सर ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी अपनी फिज़िकल प्रॉब्लम्स में फँसे हुए हैं। हाँ, क्या कनेक्शन है एक फिज़िकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी का? देखो फिजिकल बॉडी में क्या होता है जब आदमी कॉन्शियस होता है ना, हर चीज़ की तकलीफ को ना वो कहीं न कहीं शरीर में ले लेता है। हर चीज़ की तकलीफ को, कि यार ये आया मेरा तो सर दर्द हो गया, हुँ। इसके वजह से आज मेरा तो माइग्रेन अटैक हो गया, इसके वजह से मेरा पेट में कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब वो हर चीज़ को ऐसा फिजिकली ले लेता है और सही में वो बीमार पड़ जाता है। और जो स्पिरिचुअल बंदे होते हैं ना, वो बोलते हैं यार इसके वजह से आज मेरा कर्म कट गया। मेरे बॉडी में कुछ तो ऐसी मेमोरी रहेगी जिसकी वजह से मैंने अट्रैक्ट किया। चलो आज मैं इसको हील करता हूँ ताकि ये भी फ्री, मैं भी फ्री। अब नज़रिया देखो कितना बदल गया। तो ये पेन ही नहीं आएगा। आप देखो दादा भगवान में निरुमा कैंसर से चली गए, ब्रह्म कुमारी की दादी कैंसर से चली गई, स्वामी विवेकानंद चले गए, रामकृष्ण परमहंस चले गए। ऐसे कितने बड़े गुरु संत जो बड़ी-बड़ी बीमारी से गए, या तो ये प्रेमानंद महाराज भी जो किडनी से ये हुँ। उलझ रहे हैं, डायलिसिस, ये लोग उसको नेगेटिवली नहीं लेते। ये सोचते हैं कि ये भी मेरा एनलाइटनमेंट का एक साधन है, ये भी मेरा सोल के मोक्ष का या मुक्ति का क्लियरेंस। एक कारण है। तो ये उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। बट सर वो हुआ क्यों कैंसर इन द फर्स्ट नहीं, प्लेस? बिकॉज़ सिंपल है ना, आप देखो, अगर आप है ना सोसाइटी में नहीं रहते हो, फैमिली में नहीं रहते हो, तो आपके पास बचा क्या? हुँ, मुझे बताओ क्या बचा? आपका सिर्फ़ शरीर। हुँ, अभी मैं आप सबसे दूर हो जाऊँगा, हुँ, मैं अकेला रहूँगा, तो मेरे हुँ। साथ क्या बचेगा? सिर्फ़ मैं। मेरा शरीर। हुँ, तो कहीं तो मुझे लेसन सीखना है ना, या तो आपसे सीखना है, आपसे पेन लेना है, या तो मुझे शरीर से पेन लेना है। इज़ इट क्लियर? तो जो लोग संसार से भागते हैं, वो शरीर की तकलीफ लेते हैं, ओके, और जो संसार में रहते हैं, वो लोगों की तकलीफ से सीखते हैं। ओके। मतलब इवोल्यूशन के लिए सफरिंग इज़ मस्ट टू सफरिंग इज़ लर्न। मस्ट बिकॉज़ नो पेन नो गेन, ऐसे थोड़ी वाओ! कोई बोलता है। ब्यूटीफुल सिंपल पर्सपेक्टिव। कॉन्सेप्ट है। व्हाट वी रियली लाइक अबाउट यू इज़ क्योंकि आप एक मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, यस, यस, यस। तो आपने हर चीज़ विद एविडेंस एंड प्रूफ ट्रू। साथ आप यस, आगे बढ़े, ब्लाइंड एग्ज़ैक्टली। फेथ नहीं रहे। नहीं रहे, तो सही बात जो है। भी आप बाहर प्रेज़ेंट कर रहे हैं थ्रू हाँ, योर वर्क, राइट। इट ऑल कम्स विद सर्टेन साइंस बिहाइंड इट। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ आप देखते हो कि जितने हम हिंदू लोग सरेंडर होते हैं सनातन धर्म पे या पंडित पुरोहित पे, इतने दूसरे रिलीजन वाले तो होते नहीं हैं। लेकिन जब उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो वो भी सोचते हैं कि भई हम ये क्यों कराएँ? तो धीरे-धीरे जो हम सोचते हैं कि कल्चर पीछे जा रहा है, संस्कार डाइल्यूट होते जा रहे हैं, इसका रीज़न है ना, कोई ऑथेंटिक प्रूफ ही नहीं दे रहा है कि भई आपको कोई दोष था, हमने ये प्रोसीजर की, कर्मकांड किया, उसके बाद आपका दोष कितना परसेंटेज निकल गया, ये तो कोई बताता ही नहीं है। मेडिकल साइंस में सबको पता है साइड इफ़ेक्ट्स है, टेम्परेरी रिज़ल्ट है, लेकिन एटलीस्ट वो बताते तो हैं कि भई शुगर पहले 300 था, अब 150 है, अब 120 है, ब्लड प्रेशर इतना था, अब इतना कम हो गया। तो ये स्पिरिचुअलिटी में पता नहीं कि क्यों लोग चाहते हैं कि हम अंधविश्वास से चलें। आगे का जनरेशन तो नहीं जाने वाला। जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, जो लॉजिकल है, जो एजुकेटेड है, जो इंटेलेक्ट है, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो सोचेंगे भई हम कैसे इस पे फ़ेथ रखें करके। बिल्कुल। इज़ इट राइट? सर दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर थॉट। मैं हुँ। हमेशा से बिकॉज़ आपने कहा न्यू जनरेशन ऐसे ही चीज़ों पर विश्वास नहीं नहीं करते करेंगे, हैं। सही बात है। बट हम देखते हैं बचपन से बहुत अलग-अलग गॉड्स को हमें इंट्रोड्यूस किया हाँ, गया है। हाँ, हाँ। मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि अगर इन भगवान की पूजा करी ये हाँ। नाराज़ हो हाँ, जाएँगे। हाँ। एंड फिर ऐसा लगता था कि कर्म क्या? हम हाँ। पूजा करते वो हैं, राइट, बट राइट। हमारी नियत दूसरों के प्रति हाँ, राइट। ऐसे लोग जो शायद हमें कुछ नहीं दे सकते। राइट, राइट, राइट। तो वहाँ पर आकर आज भी कहीं न कहीं हाँ। शायद ये हमारे व्यूअर्स को सुनने में अच्छा नहीं लगे, हाँ। बट मैं मूर्ति को बहुत पूजा नहीं कर पाती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो भगवान है कौन? हाँ, और क्या एक वे होना चाहिए ज़िंदगी जीने का? हाँ। सी भगवान क्या है ना, एक प्योर लाइट है ना? लाइट एंड लव का एक प्रतीक है भगवान। अब उसका एक क्वांटम पार्ट हम सब में है। तो जब हम उस क्वांटम पार्ट को, उस लाइट एंड लव को एक्टिवेट करते हैं ना, तब हम बाहर के भगवान को भी अच्छे से समझ पाएँगे। जैसे लोग कहते हैं राम, राम, राम का जप करो, जैसे हनुमान जी ने किया। उन्होंने इतना किया, इतना डेडिकेशन, डिवोशन किया कि वो हर जगह राम जी को वो फ़ील कर पा रहे थे। इज़ इट राइट? तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो
हमें ये समझाना है पूरे मास पॉपुलेशन को कि अंदर के भगवान को जगाओ, तब बाहर के भगवान को आप स्वीकार कर पाओगे। बाहर अगर किसी मूर्ति में देखोगे, तो एक अटैचमेंट क्रिएट होता है और एक कहीं न कहीं गिल्ट फ़ील होता है, अरे! आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, अरे! आज मैं पूजा नहीं कर पाया। जैसे हमारे जैनों में ऐसा होता है कि कहते हैं कि सुबह-सुबह नहा धो के पूजा के कपड़े पहन के देरासर बोलते हैं, मंदिर नहीं देरासर बोलते हैं, उसमें जाके पूजा पाठ करो तो आपका दिन अच्छा जाएगा। अब ये जब गाँव में लोग रहते थे तो ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते थे। शहरों में कैसे होता है कि अगर आप उस मंदिर के लिए निकले पूजा पाठ के लिए, तो सोचो 1-2 घंटा तो ऐसे ही जाएगा, तो हो नहीं पाता। अब जब आप नहीं कर पाते गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है, अरे हम तीर्थंकर कैसे बनेंगे, हम मोक्ष में कैसे जाएँगे, जब तक हमारे सुबह का दिन की पूजा ही नहीं हुई। तो वो जो अंदर नहीं जगाने वाले जो प्रोसीजर्स अब तक हैं, तब तक क्या होता है कि लोग कभी भी एलिवेट नहीं होंगे, किसी का एसेंशन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमें सारे गुरु महाराज जो पंडित हैं, ये कह दें कि भई आप कहीं नहीं भी जाओगे ना, घर में 2 मिनट भी आप अपने साँसों पे ध्यान दोगे ना, तो भी आप महावीर से कनेक्ट हो जाओगे, बुद्धा से कनेक्ट हो जाओगे, तो हमें वो गिल्ट नहीं होगा। और ये हम कहीं पे भी कर पाएँगे। मैं कार में बैठा हूँ, मैं कर पाता हूँ, मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ, लगता है 2 मिनट अभी काम नहीं है, चलो थोड़े मोबाइल साइलेंट में रख के मैं कर कर लेता हूँ ये ध्यान। तो ये चीज़ें हमें इस जनरेशन को सिखाना है और ये फ्रीडम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी पंडित के पास जाके ही ये प्रोसीजर होगी या मंदिरों में या गुरुद्वारा में जाके ही ये प्रोसीजर होगी। अगर कन्फेशन चर्च में होता है, अगर कन्फेशन आप मिरर के सामने करते हो और हमें ये समझाया जाएगा, इट इज़ द सेम। सर, मैं जैसे कर्म और नियत में बहुत मानती हूँ, हाँ, बट मेरे एक फ्रेंड है जो बहुत रिलीजियस है, हाँ, तो हाँ, उन्होंने कहा अगर आप कर्म के साथ भगवान को याद करते हैं, हाँ, तो कुछ मिरेकल पावर आपको हाँ, मिलती है, हाँ। तो क्या आप इसमें मानते हैं? हाँ, देखो क्या है ना, कर्म क्या है, 2 चीज़ है कर्म। एक होता है अज्ञानता, उसको हम कर्म कहते हैं, कि मैंने ज्ञान नहीं लिया, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा ये लोग अज्ञानी हैं, है ना? तो ये ऐसे कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को कहा तुम ज्ञानी हो, तो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। तो एक ये होता है, एक होता है कि ज्ञान के बाद इंसान के पास अहंकार बहुत है। जैसे रावण के पास था, ज्ञान बहुत था, अहंकार ज़्यादा था। इज़ इट राइट? तो वो भी कर्म है। तो जब हम भगवान को याद करते हुए कोई कर्म करेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि मैं अज्ञानता से कर रहा हूँ कि अहंकार से कर रहा हूँ। तो हमारे एक्शन हम सही लेंगे। जैसा जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मेडिकल इंटर्नशिप हॉस्पिटल में, मैं हायर सर्जन और मेडिसिन्स के डॉक्टर को ध्यान में रखते हुए कर रहा था, कि मेरी जगह पे ये डॉक्टर होते तो कैसी सर्जरी करते, ये डॉक्टर होते तो कैसी डायग्नोसिस करते, ये डॉक्टर होते स्पेशलिस्ट तो ये कैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब। तो मैं उनको ध्यान में रखते जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, लोग बोलते, "यार तुम्हारे हाथ में तो जादू है।" मैंने कहा, "जादू नहीं है, मेरा विश्वास उन डॉक्टरों के पास था जिनके पास मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी।" सर, जैसे मैं बचपन से जब छोटी थी, कभी भी प्रॉब्लम में आती थी, हाँ, हमेशा फर्स्ट थॉट ये रहता था कि अगर कोई संत आत्मा हाँ। होती, तो वो इस सिचुएशन में क्या करती? एग्ज़ैक्टली। और कल आपने सेशन में ये सेम बात बोली। हाँ, राइट। और जो मेरे फ्रेंड है वो बोलते हैं कि आप नाम जप भी करिए। हाँ, बट अब जैसे लाइक विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स हाँ, एंड ऑल द राइट। ऑर्गेनाइजेशंस, जब मैं राधा नाम जप करती हूँ, हाँ, मैं वो फील नहीं कर पाती जब मैं थैंक यू का जप करती हूँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बोलते हैं ना नाम जप से कर्म कटते हैं, तो हाँ, क्या मेरे कर्म नहीं कटेंगे? नहीं, नहीं, क्या है ना, एक जप होता है धार्मिक और एक होता है आध्यात्मिक, इज़ इट राइट? तो धार्मिक जप करते-करते आप अगर आध्यात्मिक जप करना शुरू करोगे, तो आपका क्लीयरेंस बहुत फ़ास्ट होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में क्योंकि हम रखना। फील ज़्यादा कर फ़ील रहे हैं। ज़्यादा करते हैं। जैसे हनुमान जी ने जब पत्थर को उठाया और उन्होंने राम, राम, राम का जप किया और उसके बाद जब उन्होंने रियली फ़ील किया, तो वो पत्थर डूबे नहीं, तैरते रहे। तो वो फ़ील करना, वो ग्रैटिट्यूड करना, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जप किया और हम उसी में अटके पड़े। फ़ील तो किया ही नहीं और जब तक फ़ील नहीं करोगे, वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होगी। इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, करंट पास होता है, लेकिन चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है। समझ में है कि नहीं? हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचते जहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो जैसे अभी एक मूर्ति होती है, मैं जब तक फ़ील नहीं करूँगा, मुझे उसमें भगवान दिखेंगे ही नहीं। और मैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ, कल रास्ते पे थी, आज इसको मंदिर में रख लिया। तो मैं उस दृष्टि से देखूँगा, तो मुझे तो वो कभी फ़ीलिंग आएगी नहीं ना।
दैट्स द मेन थिंग, राइट? सर, भगवद गीता में अगर आपने कृष्णा जी का हाँ, टेक्स्ट पढ़ा है, वो हाँ, हमेशा कहते हैं कि मुझे पूछिए, हाँ, आप मुझसे जुड़िए। हाँ, अब सॉरी बट हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो बहुत हायर बीइंग है, हाँ, वो कभी भी लोगों को खुद से नहीं जोड़ेंगे। कभी नहीं जोड़ेगा। तो क्या हम लोगों ने उसको गलत डिकोड कर लिया है? गलत डिकोड नहीं किया, क्या होता है ना कि अगर बच्चे को हम स्कूल में कहेंगे कि डिसिप्लिन में रहो, अच्छे से स्कूल का ड्रेस पहन के आओ, किताबें लेके आओ, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, है कि नहीं? क्लासेस अटेंड करो, ये डिसिप्लिन में लाएँगे और वो 12 साल अगर डिसिप्लिन में रहेगा और कॉलेज में भी अगर वो उसी डिसिप्लिन से चलेगा ना, तो वो कॉलेज में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे सारी मास ऑफ द पॉपुलेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, चाहे जैन धर्म के हो, बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, वो फिर स्कूलिंग में ही रहते हैं। वो कॉलेज वाले एक्ट में आते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये जा ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक छोटा एग्ज़ाम्पल हमेशा सुना है कि गाय के गले में कोई रस्सी बाँधता है और गाय को कहते हैं कि भई गोल घूमो और उसके बाद में रस्सी निकाल लेते हैं, तो वो गोल ही घूमती है। उसको पता ही नहीं कि रस्सी तो अब निकल गई है, अब तो मैं स्ट्रेट भी जा सकती हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ करके। तो ये लोगों का एक प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग बंधे पड़े रहते हैं। लोगों के अंदर एक फ़ियर है, एक डाउट है कि इसके बगैर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन कभी आपने देखा है कि 10th के बाद स्टूडेंट स्कूल में ही पढ़ा है? आपने देखा कॉलेज जाता है 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब वो स्कूल में क्यों जाएगा? उसे समझ लिया ये ग्रामर है, ये इतिहास है, ये ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमिक्स है, उसने हर सब्जेक्ट को एक बॉटम लेवल पे समझ लिया। तो धर्म को भी पहले बॉटम लेवल पे समझ लो। उसके बाद उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, वो जिस दिन आपको समझ में आएगा, फिर आपको नानक जी भी समझ में आएँगे, महावीर भी समझ में आएँगे, बुद्धा, जीसस सब स और आपको लगेगा ये ऊपर तो सब एक ही लेवल के हैं। ट्रू। सिर्फ नीचे का जो एजुकेशन था ना, वो थोड़ा अलग-अलग बोर्ड का था, स्कूलिंग का था, लेकिन टॉप लेवल की कॉन्शियसनेस इन लोगों की सबकी एक ही है, फॉरगिवनेस करो, ग्रैटिट्यूड करो, कंपैशनेटली रहो, लव के साथ रहो और हम लोग रिट्रीट में यही तो सिखाने की कोशिश करते हैं, वननेस। वननेस। हम लोग उनको उस बंधनों से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। अभी तो क्या आप भगवान को ही अलग-अलग लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कि ये मेरा भगवान नहीं है, ये मेरी जात नहीं है, ये मेरा कल्ट नहीं है। तो उनके बनाए लोगों को कैसे एक्सेप्ट करोगे? यही प्रॉब्लम है। शायद कृष्णा जी भी यही चाहते हैं कि यही वो चाहते लोगों थे। को व्हाइट लाइट से, डिवाइन से एग्ज़ैक्टली, जोड़ें। एग्ज़ैक्टली, बट हम एग्ज़ैक्टली। समझते हैं कि वो खुद तक लिमिट खुद कर का रहे हैं। लिमिट बिकॉज़ आपने देखा कि युद्ध के बाद कृष्ण भगवान खुद भी 12 ज्योतिर्लिंग पे साथ में गए, ये बताने के लिए कि मैं भी फॉरगिवनेस कर रहा हूँ। मेरे से जितना करना था धार्मिक दृष्टि से दिखाना था, मैंने दिखा दिया। मैंने एक्शन ले लिए, आपसे करवा लिया युद्ध। अब टाइम आता है कि हम दोनों स्पिरिचुअल प्रोसीजर करें, दोनों फॉरगिवनेस करें, दोनों कॉर्ड कटिंग करें, ताकि आप भी मुक्त हो जाओ, मैं भी मुक्त हो जाऊँ। तो मतलब ये सीख तो लोग ले ही नहीं रहे। इज़ इट राइट? मतलब महावीर ने भी शुरू में अहिंसा का धर्म निभाया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस जिसको जाति स्मरण कहते हैं, वो जो किया, वो तो लोगों ने पकड़ा ही नहीं। कि भई उनकी भी तो जर्नी बाद में सेल्फ की स्टार्ट हुई, बुद्धा की भी ऐसे ही हुई। जैसे वो अनापन्ना सती करते-करते एक पास्ट लाइफ में चले गए, उन्होंने 649 पास्ट लाइफ देखी, उसके बाद वो अपनी यात्रा पे चले गए। लेकिन वो जो आफ्टर इंटरवल वाला जो प्रोसीजर है ना, ये लोग आज तक नहीं समझ पाए और लोग कर ही नहीं रहे ऐसा है कभी। सर, हमें कैसे पता कि हम किस स्टेज पर हैं हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के? ये बहुत ईज़ी है बिकॉज़ मैं हमेशा क्वांटम फिज़िक्स के हिसाब से मुताबिक कहता हूँ कि दुनिया में सारे लोग आपके मिरर इमेज है। इज़ इट राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ऑटो में बैठा और मुझे पता है यहाँ से वहाँ ऑटो जाता है और उसके ₹50 लग जाते हैं। अब वो मुझसे ₹55 ले रहा है, 55 ले रहा है, ₹5 एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब कुछ तो मेरे कर्म है। इज़ इट राइट? मैं कहीं पे फ्लाइट में जाता हूँ, मुझे विंडो सीट नहीं मिलती है और लोगों को मिल गई। मैं समझता हूँ कुछ तो मेरे कर्म है। मतलब हर चीज़ में अगर आप देखो, जहाँ आपको कुछ मिल रहा है, मतलब आपकी कर्म क्लीयरेंस हो गई है और जहाँ आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, सुविधाएँ नहीं मिल रही है, आपको कम्फर्ट नहीं मिल रहा है, आपको हेल्प नहीं मिल रही है, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कोई आपको ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मतलब अभी भी कर्म बाकी हैं आपके।
मेरा पहला पॉडकास्ट जब था, विन विन में मैं गया था, वो बंदों को मैं जानता भी नहीं था। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, वो मुझे भी नहीं जानते थे। लेकिन मैंने क्या किया, 1 दिन पहले मैं उज्जैन में था और मैंने महाकाल के वहाँ पे सारे प्रोसीजर्स किए। अपनी 5 एलिमेंट्स की क्लियरेंस के, मेडिटेशंस किए, साइकिक सर्जरी किया, सेल्फ क्लियरेंस, रिग्रेशन प्रोसेस किया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बॉम्बे जाके जाना था पॉडकास्ट के लिए। और मैंने इतने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया कि सामने वाले को भी नहीं पता चला कि ये ऐसे हमारा इंटेलेक्ट टॉक होगा, इतना हाई स्पिरिचुअल होगा कि जो मिलियंस पे पहुंच जाएगा। आज जब देखता हूं तो 14.7 मिलियन तक वो पहुंच गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग क्या होता है ना, हम लोग कोई स्पिरिचुअल प्रोसीजर ना किसी भी इवेंट के पहले नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हम धार्मिक प्रोसीजर, एक दिया जलाएंगे, किसी पंडित को बुलाएंगे कि भाई थोड़ा कुछ पानी वानी छिटक दो, कुछ तो भी आप धागा वागा दे दो, कुछ तावीज दे दो कि मेरा ये काम अच्छा हो। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सेल्फ प्रोसेस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी भी नागपुर में हमारे अभी कल से जो इवेंट्स चालू है, तो इसके पहले ना हमने जहाँ-जहाँ पे भी हम गए थे, हम ऋषिकेश गए, हम वृंदावन गए, हम शिरडी में गए, हमने सब जगह पे अपनी स्पिरिचुअल प्रोसीजर इस नागपुर के इवेंट के लिए क्रिएट की। तो जो हमने 20 का एक एस्टीमेट क्राउड सोचा था, डायरेक्ट 60 पे पहुँच गया, 3 गुना ज़्यादा। बिकॉज़ हमने मार्केटिंग नहीं की। ऐसा नहीं कि किसी को हमने कहा कि भई यहाँ पे फ्लायर ज़्यादा डालो, यहाँ होर्डिंग्स लगाओ, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं किया हमने। लेकिन हम वो एनर्जी लेके गए और जब आपका ऑरा एक्सपांडेड है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, तो डेफिनिटली आप अच्छे क्राउड को अट्रैक्ट करोगे और स्पिरिचुअल क्राउड को अट्रैक्ट करोगे। ऐसे क्राउड को जो आपको भी अपलिफ्ट करे। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सोल लेवल पे भी आपको अपलिफ्ट करके जाए। मतलब आपको लगना चाहिए कि यार मैं तो सिखाने के लिए गया था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो मेरे हर पॉडकास्ट में ऐसा होता है कि जब भी मैं एक न्यूट्रली जाता हूँ और जब कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है, मैं आंसर एक चैनल होके देता हूँ और जब मैं वो पॉडकास्ट सुनता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है वाओ! ये तो मुझे भी जवाब मिल गया। इसमें तो मुझे भी कुछ तो भी एक अपलिफ्टमेंट सोर्स मिल गया। तो ये आपकी चेन रिएक्शन होनी चाहिए। आप देखो ना कितने बड़े मंदिरों में भी कभी-कभी एक रिसेशन जैसा आ जाता है। जैसे अगर आप देखोगे राजस्थान में 200 से ज़्यादा मंदिर खंडित हो गए। अगर तीर्थंकरों की जगह देखोगे, कितने तो खंडित हो चुके हैं। अगर आप अजंता एलोरा केव्स जाओगे, आप एलिफेंटा केव्स जाओगे, कितनी चीज़ आप कोणार्क टेम्पल जाओ, कितने खंडित हो चुके हैं, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल प्रोसीजर नहीं कर रहा है। जितनी धार्मिक शक्तियाँ थी, वो इन सारी जगहों पे खत्म हो गई। अब तो उन पंडितों के पास भी वो पावर नहीं रहा कि उस मूर्तियों में कुछ एनर्जी डालें। तो देखो कोई हाथ तोड़ के जाता है, कोई आँखें तोड़ के जाता है, कोई चोरी करके जाता है, कोई मुकुट तोड़ के चोरी करके जाता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ आम पब्लिक तो कोई स्पिरिचुअल प्रोसीजर कर ही नहीं रही है, सिर्फ सेल्फी खींच के निकल जाते हैं। लेकिन जो पंडित पुरोहित होते हैं, जिन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, वो लोग भी वहाँ पे बैठ के कोई स्पिरिचुअल प्रोसीजर नहीं कर रहे। वो पैसे माँगते हैं, वो धक्के देते हैं, वो मतलब गुस्से से अब्यूजिंग करते हैं, लेकिन वो कोई अच्छी वाइब्स नहीं छोड़ते कि पब्लिक अट्रैक्ट हो। प्रोटोकॉल्स क्रिएट करते हैं कि आपको 12 घंटे की लाइन में खड़ा रहना है और जब लाइन से हमारा नंबर आता है, तो हमको 2 सेकंड, 3, 5 सेकंड भी खड़े रहने नहीं देते। तो आप सोचो हम कैसी वाइब्रेशन छोड़ के जाओगे? कैसी जाओगे? तो फिर यही इश्यू पूरे देश में हो रहा है कि लोग क्या होता है ना, मार्केटिंग तो करते हैं जगह की, लेकिन एक्चुअली उसकी अलाइनमेंट नहीं करते। उसकी 5 एलिमेंट्स की अलाइनमेंट्स वो नहीं करते। इतना कॉन्शियस एफर्ट नहीं पुट नहीं करते। करते ना, अभी सपोज़ ये डिज़ाइन आपने की है, हुँ, इस डिज़ाइन में आपने इन्फिनिटी डाल दी है, हुँ, इज़ इट राइट? स्माइल डाल दी है, राइट। लेकिन कहीं न कहीं इसको एक्टिवेट रखना बिकॉज़ अब ये टेम्पल है, अब ये मूर्ति हो गई है। हुँ, लोगो इज़ अ आइडल, हुँ, इस लोगो में रोज़ जान डालनी पड़ेगी। हुँ, आप यहाँ सामने बैठ के इस लोगों को देखो, मेडिटेट करो, त्राटक करो, डेली ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। आप इसकी ऑरा निकालो, आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ कहीं रेड नहीं, अब सब ग्रीन है, व्हाइट है, गोल्डन येलो है, पर्पल है। अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी। लोग भले यहाँ आके देखेंगे अच्छा ये है, लेकिन दूर-दूर से लोग पहले से ही अट्रैक्ट हो जाएँगे। तो ये तो कोई कर नहीं रहा है। लेकिन आप देखो पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे, वो अपनी दुकानों में खुद सफाइयाँ करते थे, हुँ, झाड़ू लगाते थे।
क्लियरेंस करते थे, राइट, हर एक प्रोडक्ट को हाथ में लेके क्लीन करके रख देते थे। ट्रू। मतलब ये भी एक साधना थी कि नहीं? लेकिन आज तो कोई नहीं करता। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लाते हैं, सारे मतलब वैक्यूम क्लीनर या ये सब गैजेट्स हैं, इनमें तो कोई भाव है ही नहीं। ये तो ऑब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स किसी ने उस पे नज़र लगा दी, जैसे हम कहते हैं ना, या हमारी इम्बैलेंसिंग एनर्जी वहाँ पे, ये तो कोई क्लीन कर ही नहीं रहा है। इट नीड्स अटेंशन, इट नीड्स स्पर्श चिकित्सा जिसको कहते हैं ना, टच थेरेपी। तो वो कब होगी? इवन आपके आई कांटेक्ट से भी टच थेरेपी होती है। जब आप अपने लोगों को देखोगे, अपने विजिटिंग कार्ड पे आपने 2 मिनट तक देखा, आपने कुछ भी नहीं किया, मेडिटेट किया या सिंबल्स डाले, तो उसको अटेंशन मिलता है। तो जितने लोगों को आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो लोग सोचेंगे मुझे मानसी के पास जाना है, मुझे उनके पास पॉडकास्ट कराना है, मुझे उनके यहाँ पे कुछ थेरेपी करानी है। तो ये साइंस ना एक्चुअली कोई नहीं जानता। राइट। दैट्स सो देयर इज समथिंग सो मैजिकल अबाउट योर ऑरा। जैसे या मैंने बताया, मैं सुबह से चैंटिंग कर रही हूँ, जो कि मैं यूजुअली नहीं नहीं करती हूँ, और करते। मैंने इस स्पेस को चार्ज किया राइट, राइट, और राइट। इंटेंट डाला कि पूरी नेगेटिविटी जा रही है। परफेक्ट, परफेक्ट, और परफेक्ट। देखिए कैसे हो गया ये। बिकॉज़ क्या है ना, मैंने इस स्टूडियो को तो आज फर्स्ट टाइम देखा, है ना? ये सब चीज़ें मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं बॉम्बे से निकला था नागपुर के लिए, तब से मैं जस्ट विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट होगा। अब मुझे पता नहीं था ये सेट कैसे होने वाला है, ये कलर्स कॉम्बिनेशंस क्या है, ये आप क्या स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट करने वाले हो। लेकिन मैं एक पूरा विजुअलाइज़ करता हूँ और पूरी अपनी पोटेंशियलिटी को उसमें डालता हूँ। तो जब हम बैठते हैं, तो वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ द रियल साइंस, वाह। है ना? जैसे पहले शादियों में कैसे 1 महीने ना सारे बाराती आ जाते थे। वो लोग एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते थे। जब फेरे होते थे, तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होते थे। अब तो लोगों को हम सीधा रजिस्टर्ड मैरेज में बुलाते हैं। कट शॉर्ट करते रिलेटिव्स को, कहते भी इसको बुला के कोई फ़ायदा नहीं, ये तो नुक्स निकालने वाले हैं, तो इससे तो बेटर है डायरेक्ट उनको कोर्ट कचहरी में बुलाएँ या रिसेप्शन में बुलाएँ, आधे 1 घंटे के लिए, आप उनको वहीं से बाय-बाय कर देते। लेकिन फिर वो एनर्जी क्रिएट ही कहाँ हुई? फिर आपको नहीं लगता डिवोर्सेस इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं? बिकॉज़ उस दूल्हे-दुल्हन में तो इतनी कोई पोटेंशियल एनर्जी किसी ने क्रिएट की ही नहीं। किसी ने उनको लाइफ लॉन्ग रहने की दुआएँ किसने नहीं दी? तो ये जो 5 बार नमाज़ पढ़ना होता है, या चर्च में जाके प्रेयर करना होता है, या गुरुद्वारा में जो कीर्तन करना होता है, या जो पहले भजन ये सब करते थे, सत्संग करते थे, उसका साइंस बहुत सिंपल था कि लोग है ना अपने गिले-शिकवा को ना डिसॉल्व करके कुछ नया स्टार्ट करते थे। ज्ञान कुछ भी नहीं था, साइंस कुछ भी नहीं समझ में आता था इनको। कोई उनको मतलब इलिटरेट थे लोग, लेकिन उनको एक बात समझ में आती थी कि सोने से पहले मुझे क्लीयरेंस करके सोना है। तो कोई नींद की दवाई नहीं खाता था, कोई ब्लड प्रेशर से नहीं सोता था, कोई हाई शुगर लेवल से नहीं सोता था, और सुबह भी फ्रेश उठते थे और वापस अपने खेतों पे जाते थे या अपने दुकानों पे और जॉब में जाते थे। सर, जो हम हीलिंग मेडिटेशंस करते हैं हाँ, साई करुणा मिशन, हाँ। जो मैंने सीखा, इट ऑल स्टार्ट्स विद एन इंटेंट। या तो हम एक इंटेंट डालते हैं कि हम इन्वोक कर रहे हैं भगवान जी एग्ज़ैक्टली, को। तो एग्ज़ैक्टली। क्या उस समय सच में उनकी एनर्जीज को हम अ, बुलाते हैं अपने पास? नहीं, क्यों नहीं? देखो, आप मोबाइल में भी ना अगर आप ऑटो पे रखोगे, है ना? तो वो उसी को पकड़ेगा जो सर्विस प्रोवाइडर से आपने टाई अप किया है, वोडाफ़ोन है, एयरटेल है, जियो है करके। लेकिन अगर आप मैनुअल पे रखोगे, तो आपकी अपनी एक चॉइस होती है कि नहीं? इज़ इट राइट? जैसे क्या होता है कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं, हिंदू में अगर हम कहते हैं, और कितने तो और गॉड गॉडेसेस अलग-अलग हैं। जब मैं इन्वोक करता हूँ, मीन्स दे आर रेडी टू कम, दे आर रेडी टू कनेक्ट, बट आप इन्वोक तो करो। अगर आप गेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो गेस्ट आएगा ही नहीं आपके पास। तो एवरीवन नीड्स, एंजल्स भी होते हैं, उनको भी इन्वोकेशन की ज़रूरत है तो सही वो, लेकिन इन्वोक तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो इन्वोकेशन का मतलब है कनेक्शन, कनेक्शन विथ हायर एनर्जीज़, कनेक्शन विथ योर हायर कॉन्शसनेस, और वो करोगे ही नहीं, तो आप तो अपनी लिमिटेड एनर्जी से ही चलोगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हमने अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, इसके पहले मैंने एक इन्वोकेशन किया, आई इन्वोक टू द सोर्स ऑफ ऑलमाइटी। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, आई इन्वोक टू द सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। इनफ है, मैं नाम नहीं भी लेता हूँ किसी का, दैट्स इनफ, बिकॉज़ एक व्हाइट लाइट से विग्योर क्रिएट होता है। राइट। इज इट राइट?
तो वो जो मेन सोर्स है वो व्हाइट लाइट ही है, उसको हम अलग अलग फ्रेम करते हैं जस्ट मन के समाधान के लिए, बिकॉज मेंटल साइकोलॉजी आइडल आइडल को मानता है, नाम को मानता है। वो ऐसे सोच ही नहीं सकता इसी लाइट में जीसस है, इसी में मोहम्मद पैगंबर है, इसी में महावीर है, ऐसा सोच ही नहीं सकता। और जब तक आप ऐसे नहीं सोच सकते ना, आप आगे प्रोग्रेस नहीं करोगे, यू विल बी अटैच्ड, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ऐसा। पूरी दुनिया गुरुओं के पीछे हाँ भागती है, हाँ। बट वो गुरु प्राप्ति कैसे होती है? गुरु प्राप्ति तब होगी ना कि जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, जो गुरु तत्व आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है, एक आपको उनकी फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस दी, एक लाइट दी है, उसको एक्टिवेट करते हुए हो सकता है। वो सबके पास है। सबके पास है, उसके बगैर कैसे होगा? पहले जो सीडीएमए मोबाइल आते थे ना, उस सबके अंदर इनबिल्ट नेटवर्क होता था, है कि नहीं? अब कैसा है? अब ये सिम वाला मोबाइल आ गया, तो सिम वाले में डालना पड़ता है, इज इट राइट? अब वापस ई सिम वाला आ गया, तो हमें सिम की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ई सिम मतलब एक कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन क्या है? गुरु ने आपको बस देख लिया, कनेक्शन बन गया। गुरु को आपने याद कर लिया, आपका कनेक्शन बन गया। गुरु का आपने जप कर लिया, कनेक्शन बन गया। तो जरूरी नहीं आश्रम में जाके रहो, ब्रह्मचर्य होके रहो, संन्यास लेके रहो। ये तो क्या हो गया ना, ये हमारी एक लिमिटेड माइंड बिलीफ है, और हम उस लिमिट से कभी आगे जा ही नहीं सकते। मुझे बताओ कहाँ पे ये लिखा गया कि भाई कृष्ण भगवान हमेशा अपने गुरु के साथ घूम रहे थे, कि राम जी ये गुरु के साथ घूम रहे थे, या महावीर या बुद्ध ये गुरु के साथ? कहीं पे भी नहीं है, किसी धर्म में कहीं पे भी नहीं है। बिकॉज जब वो एनलाइटन हुए, इनफाइनाइट सोल हुए, तब तक तो गुरु दूर दूर से कहीं थे ही नहीं उनकी लाइफ में। यंग सोल तक इंसान गुरु को तलाशता है, मैच्योर सोल लेवल पे आने के बाद, हार्ट चक्र पे जब उसकी चेतना आती है, तब उसको फिजिकल गुरु की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तब तो वो एस्ट्रली किसी भी गुरु से कनेक्ट हो सकता है। उसको सिर्फ एक इंटेंशन डालना है कि तुम्हारे गुरु, मैं उसको पूजनीय हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसको लव की नजर से देखता हूँ, तो बस एक्टिवेट हो गया। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इज इट दैट? क्योंकि हम सबके अंदर वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो लाइट एग्जैक्टली है, और एग्जैक्टली। हर गुरु हमें उस लाइट की तरफ ही ले जा रहा है। परफेक्ट परफेक्ट तो अगर हम खुद से जुड़ते हैं, देन वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड परफेक्ट टू दैट परफेक्ट। प्योर एग्जैक्टली, सोर्स। दैट्स द मेन थिंग। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा हाँ, कि एक इंसान को हाँ। किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए? एक इंसान को मैं कहता हूँ सेंसिटिव नहीं, सेंसिबली जीना चाहिए। सेंसिटिव आदमी धोखा खाता है, तकलीफ, टॉर्चर, पेन, स्ट्रगल, स्ट्रेस, स्ट्रेन में रहता है। और सेंसिबल आदमी ना हर चीज को एक अवेयरनेस के साथ फील करता है। ये दो में बहुत फर्क है। सर, मैंने आज आपसे बहुत सीखा। थैंक यू। ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस थी। थैंक यू। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू पॉडकास्ट लाइक दिस। या गुड। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर पॉडकास्ट टुडे। आई एम श्योर कि जो इतने सारे लोग इधर बैठे हैं, हमारी हाँ। टीम, इनको भी कुछ आज एक अवेकनिंग हुई होगी। राइट। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स थैंक ऑफ यू वेरी विजडम। मच। सो गॉड ब्लेस यू। ग्रेटफुल। गॉड थैंक यू। ब्लेस थैंक यू। कितनी प्यारी है ना जिंदगी, कितना कुछ है यहाँ सीखने के लिए, कितना कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए। शायद हम इस अर्थ पर इसीलिए आए हैं, ताकि हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखें, हर लर्निंग से एक बेहतर इंसान बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड रिमेंबर, your happiness is your greatest gift to the world.